आपने धर्मधारियत की बात की, धर्म को धारण करने की बात की। आज की सभा के मॉडरेटर के रूप में जो मेरा धर्म है, सबसे पहले मैं आज की सभा के, आज के संसद के विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के नियमों से आपको अवगत कराता हूं। और नियमों की श्रृंखला में बात करें तो सबसे पहला नियम आता है समय का। हमें समय का ध्यान रखना है। आप चाहे ओपनिंग स्टेटमेंट में हो, चाहे जनरल स्पीच में हो या क्लोजिंग स्टेटमेंट में हो, आपको समय का ध्यान रखना है। जितना समय आपको दिया जाएगा, आपको उतने ही समय में अपनी बात को कह के समाप्त करना है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये रहेगा सुनने का। बोलने से अतिरिक्त आपको सुनना है कि आपका साथी, आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति क्या कह रहा है। आज यह सदन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पर चर्चा कर रहा है। यह विषय केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक संवैधानिक चेतावनी है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और लोकतांत्रिक संस्थाओं की परीक्षा। इस काल ने यह स्पष्ट किया कि यदि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सतत रूप से न की जाए तो लोकतंत्र भी कमजोर पड़ जाता है। आज की चर्चा का उद्देश्य दोषारोपण नहीं, बल्कि उन सीखों को समझना है ताकि भविष्य में सत्ता सदैव संविधान के अधीन रहे और नागरिक स्वतंत्रताएं अक्षुण्ण बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में चर्चा का शुभारंभ करती हूं। आज सुबह जब मैं उठा तो सब बहुत अजीब सा लग रहा था। रेडियो पे कोई आवाज नहीं आ रही थी और अखबार तो आया ही नहीं। मैंने देखा कि आज तारीख कितनी है और तारीख थी 25 जून 1975। इतिहास में कुछ तारीखें इतनी मूल्यवान होती हैं कि वहां लोकतंत्र की दिशा तय करती हैं और कभी-कभी तो लोकतंत्र की कीमत भी। आज के समय में 25 जून 1975 वैसी ही एक तारीख है। आज आपातकाल को 50 साल पूरे जरूर हो चुके हैं, परंतु आज भी जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो वह बातें सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित रह जाती। आज मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगा कि आपातकाल जनता का डर और सत्ता के अभाव की वजह से भी था, क्योंकि जब सत्ता अनियंत्रित हो जाती है, सबसे पहले आपके सवाल दबाए जाते हैं, उसके बाद संस्थान झुक जाते हैं और अंत में नागरिक स्वतंत्रता कुचल दी जाती। इसलिए आज सवाल यहां पे यह भी है कि क्या नागरिक को निडर बनाया सीखा है कि नहीं, और आपातकाल हमें डराने के लिए नहीं, आज युवाओं को जगाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। धन्यवाद। 50 years ago, one of the largest democracy of the world held its breath, not because of any war or foreign invasion, but because of the fear that was imposed upon its own state by its own people. Today, as we mark the 50 years of emergency, we are here together not merely to revisit the history, but to question the accountability, the responsibility, the strength, the resilience of the Indian democracy that was completely tarnished in every possible way. The emergency, which was imposed in 1975 under Article 352 of Indian Constitution on the grounds of internal disturbance, no history pages can ever decipher or say the pain which every citizen felt during those periods. With this, I end my lines. Thank you very much. Award. It lost to its own government. A very good morning to our esteemed guests and to the respected members of this House. Speaker, in 1975, there were no foreign enemies at our borders, yet citizens became prisoners in their own country. Fundamental rights were suspended, leaders and students were jailed without a trial, and press was silenced. The constitution was not abolished, but it was bent to serve power. The emergency proved that democracy is not threatened only from outside. It is the most vulnerable when authority goes unchecked from within. That is why remembering the emergency is not about the past. It is about ensuring that no government ever again places itself above the people. Thank you. और उसी देश में आजाद होने के बाद भी उस आजादी पर यदि प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मैं समझता हूं कि सदन में इस विषय पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। माननीय सभापति और सदन के सदस्यों के मत में ये आकांक्षा करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि देश लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है, छू नहीं पाए हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में आपातकाल जैसा जो काला अध्याय आया है, हम सब पूरी ऊर्जा के साथ उस पर चर्चा करें और आने वाले कल में देश
आपातकाल की विभीषिका से कभी न गुजरे, इसके लिए अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के प्रति अपने आप को संकल्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में आपातकाल की विभीषिका के 50 वर्ष पूरे होने पर युवाओं ने अपने ओजस्वी भाषण और तर्क वितर्क से आजादी की महत्ता को बताया। भारत सरकार के युवा मंत्रालय एवं क्षेत्रीय निदेशालय एनएसएस और माई भारत के सहयोग से जनपदीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में किया गया। यूथ पार्लियामेंट का विषय आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए शिक्षा रखा गया था। युवा संसद में सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज, सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट, जीडीसी, आरएमपी डिग्री कॉलेज, शिया कॉलेज लखनऊ, इग्नू, ख्वाजा मोइनुद्दीन विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी समेत 10 से अधिक महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने आपातकाल के 50 वर्ष पर ओजस्वी भाषण देकर जूरी मेंबर्स व शिक्षकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने आपातकाल की विभीषिका पर दमदार भाषण दिया, साथ ही आजादी के महत्व को भी बताया। लोकतंत्र के सही मायने क्या हैं? क्या मजबूत विपक्ष न होने से सरकार मनमानी नहीं करती है? अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाना कितना उचित है? इन बातों को लेकर भी चिंता जताई गई। युवाओं को अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए दिए गए मंच के जरिए विद्यार्थियों ने अपने भाषण में कहा कि 29 जून 1975 एक तारीख नहीं बल्कि ऐसी काली रात थी जहां जागी हुई सत्ता ने लोकतंत्र को 21 माह के लिए गुलाम बना दिया। इसके अलावा जूरी मेंबर्स आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शेखर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार, इंजीनियर पंकज श्रीवास्तव ने भी अपने विचारों से युवाओं में जोश भरा। आइए अब आपको विद्यार्थियों द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष विषय पर दिए गए भाषणों को भी सुना देते हैं। अब शब्दों को प्रणाम समझना पड़ता है, अब शब्दों को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आपातकाली जीवन जीने की जिद में, आपातकाली जीवन जीने की जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। नमस्कार, मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपातकाल के 50 वर्षों का सफर, भारतीय लोकतंत्र की सीख विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए। महोदय, ये सफर है जो 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में आपातकाल के अंधकार से प्रारंभ हुआ और आज हम एक नए उजाले में प्रवेश कर रहे हैं, एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। महोदय, ये सफर है जो एक असहाय और एक कमजोर राष्ट्र के अवशेषों से उभरा और आज हम एक आत्मनिर्भर, मजबूत और विकसित होने की श्रृंखला में खड़े भारत में सांस लेते हैं। महोदय, ये सफर है जो लोकतंत्र की अस्थिरता से लेकर आज लोकतंत्र की मजबूत स्थापना तक पहुंचा। महोदय, ये सफर है जो अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई से लेकर अधिकारों के सम्मान तक पहुंचा। वास्तव में संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और हमारा इतिहास 50 वर्ष पूर्व, महोदय, उस रात सिर्फ आपातकाल नहीं लगा था, उस रात भारत के लोकतंत्र पर पहरा लगा था। उस रात सिर्फ अधिकार नहीं छीने गए, जनता की आवाज बंद की गई थी। उस रात सिर्फ लेखकों की कलमों पर रोक नहीं लगी थी, सत्य को हथकड़ियां पहनाई गई थी। ये वो समय था जब भारत अपनी सबसे कठिन प्रक्रिया से गुजर रहा था। महोदय, उस रात सिर्फ नेताओं को कैद नहीं किया गया, विरोध को बंद किया गया था, विरोध को जकड़ दिया गया था। परंतु ये भारत है, यहाँ अंधकार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। वो रात जरूर थी जब घंटाघरों की सुइयों ने समय तो बताया पर देश की घड़ी रुक गई थी। वो रात जरूर थी जब चांद तो निकला परंतु राष्ट्र के लोकतंत्र पर एक काला अंधेरा छा गया था। परंतु ये भारत है, यहाँ अंधकार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। महोदय, ये वही भारत है जिसकी जनता जागृत हुई और हम सभी को ये सर्वविदित है कि जब जनता की क्रांति हृदय चल पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, इतिहास बदलने लगते हैं, साम्राज्य पलटने लगते हैं, साम्राज्य पलटने लगते हैं। और महोदय, इतिहास ने हमें ये शिक्षा दी कि प्रस्तावना में अंकित हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं, खंड 3 और 4 में अंकित मौलिक अधिकार व कर्तव्य सर्वोपरि हैं। यह आपातकाल की सीख का ही परिणाम है कि आज हम हमारे भारतवर्ष में प्रेस की स्वतंत्र ध्वनि गुंजायमान है। न्यायिक शक्ति का, न्यायपालिका का पुरजोर निष्पक्ष समर्थन हो रहा है।
स्वतंत्र चुनाव आयोग की शक्ति दिख रही है और जनता अपने अधिकारों के लिए सजग है। जनता अपने देश का भविष्य मतदान देकर चयनित कर रही है। महोदय, आने वाली पीढ़ी निडर रूप से राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ पैदा हो रही है और देश का युवा अपनी आन बान शान तिरंगे झंडे को समूचे विश्व में लहरा रहे हैं। वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंद, मेरा भारत, मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा। बनी रही यदि लोकतांत्रिक स्थिरता, महोदय समूचा विश्व जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा। It is about how power behaves after victory. The period between 1971 and 1975 stands as a warning in our constitutional history. A nation fresh from military triumph and political mandate slowly slipped into a mindset where dissent was seen as disorder and institutions were expected to obey rather than question. The emergency was not the failure of one individual or party or an ideology, but it was a failure of balance. When the executive grew impatient with the judiciary, when parliament began to overshadow constitutional morality, and when fear quietly replaced dialogue, democracy was paused. I, code number 9, rise to speak on a topic that reminds us of both danger and strength of democracy. 50 years of emergency, a lesson for Indian democracy. Honorable members, the emergency was imposed on 25th June 1975 and lasted till 21st March 1979, nearly 21 months. Data as per Wikipedia, the emergency India. During the period of emergency, democracy was weakened, fundamental rights were suspended and the freedom of speech crushed, and the elections were postponed. According to Wikipedia, over 1,10,806 people were arrested without trial, including opposition leaders, activists, and ordinary citizens. Newspapers were censored, some editors left blank spaces in protest, and democracy itself was silenced. आज के किसी पन्नों को पलटने नहीं आया हूँ, बल्कि उस अनुभव की बात करने आया हूँ जिसे भारत ने जिया, सहा और अंततः उससे सीख ली। 50 वर्ष पहले भारतीय लोकतंत्र ने एक ऐसा दौर देखा जब संविधान तो मजबूत था, पर संवैधानिक मूल्यों को स्थगित कर दिया गया था। आपातकाल केवल एक शब्द नहीं था महोदय, बल्कि एक मानसिकता थी जहां सत्ता ने यह मान लिया था कि वो सवालों से बड़ी है। यहाँ उपस्थित मंचस्थ मान्यवर एवं भारत की युवा शक्ति को मेरा सादर नमस्कार है। मेरा नाम है सक्षम श्रीवास्तव और आज इस सदन में मैं एक आम नागरिक की हैसियत से यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं होता है, बल्कि अंदरूनी अहंकार से होता है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर आज कोई आपकी आवाज छीन ले, आपकी आजादी पर तालाबंदी कर दे या आपको बोलने का अधिकार भी ना दे, तो कैसा लगेगा आपको? डर लगेगा, गुस्सा आएगा या भीतर ही भीतर कोई चीख उठेगी? ठीक यही दर्द, यही घुटन और यही खामोशी भारत ने 50 साल पहले आपातकाल में महसूस की थी। 1975 में अभिव्यक्ति की आजादी को अनुशासन कहा गया, गिरफ्तारियों को सुरक्षा कहा गया और गिरफ्तारियों के चलते जो नेता जेल में गए उनको लोकतंत्र का सहायता कहा गया। अखबार बंद हुए, सड़कें खामोश हुई और नेता जेल में गए, लेकिन सरकार और ये जनता भारत की चुप रहने वाली नहीं थी। 1977 में जनता ने यह बता दिया कि सत्ता का सूत्र संसद नहीं है, बल्कि संसद का सूत्र जनता है। यह केवल सरकार की हार नहीं थी महोदय, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत थी। लोकतंत्र से हमें यह पता चलता है और आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र किसी दबाव से नहीं मरता, बल्कि तब मरता है जब जनता मौन हो जाती है। आज 50 साल बाद जब हम खुद को विश्वगुरु कहने का साहस रखते हैं, तो हमें यह भी साहस रखना होगा कि हम अपने अतीत से सच सीखें, क्योंकि लोकतंत्र एक बार खोया जाए तो उसे वापस लाने में पीढ़ियां लग जाती हैं। और वैसे भी हम वो पीढ़ी हैं महोदय जिसे आजादी मिली है, पर हम वो पीढ़ी भी हैं जिसे आजादी जलती हुई मशाल की तरह आगे ले जानी है। आज भले ही भारत तकनीक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर आगे बढ़ रहा हो, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास की गति स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं हो सकती है। आपातकाल ने हमें यह सिखाया कि लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है, बल्कि यह रोज लड़ा जाने वाला युद्ध है। क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं, अगर आप चुप रहते हैं, तो सत्ता आपको कुचल देती है। जब सत्ता सवालों से डरने लगे, जब असहमति को देशद्रोह कहा जाने लगे और जब जनता आपके सवालों का जवाब ना दे,
तब लोकतंत्र खतरे में होता है और यही आपातकाल की परिभाषा है महोदय। पर आज के इस डिजिटल भारत में जनता आवाज उठा रही है, सवाल पूछ रही है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इस सदन के माध्यम से ये शिष्टाचार जाना चाहिए कि भारत में असहमति कोई अपराध नहीं है, बल्कि भारत में सवाल लोकतंत्र की सांस है, क्योंकि भारत एक विचार है, विचार स्वतंत्रता का, विचार गरिमा का और विचार जनता की सर्वोच्चता का। धन्यवाद। मिश्रा बात करने जा रही हूं एक ऐसे समय की जब जनता के लिए बनी हुई जनता की सरकार ने जनता के ही मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया। हर साल 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि राष्ट्रीय आपातकाल का यह दिन एक गंभीर स्मृति बनकर हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता रहे। उस समय हुए एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान नागरिक हाबियस कॉर्पस याचिका भी नहीं लगा सकते, यानी पुलिस अगर किसी को बेवजह जेल में बंद करती है तो कोर्ट भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपातकाल के दौरान हुआ 42वां संशोधन बहुत ही तेजी से पारित किया गया, जिससे सरकार और कार्यपालिका की शक्तियां तो बढ़ी पर न्यायपालिका की समीक्षा क्षमता सीमित होकर रह गई और हम सबको ये पता चल गया कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए न्यायपालिका का संविधानिष्ठ, स्वतंत्र और साहसी होना कितना जरूरी है। तो सत्ता निरंकुश होती है और उसे जवाबदेह ठहराने वाला कोई नहीं बचता। प्रेस सेंसरशिप, खाली अखबार के पन्ने, डर का माहौल और विपक्षी नेता की गिरफ्तारी ने राजनीतिक बहस को लगभग खत्म कर दिया था। इन सभी बातों ने साबित किया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बिना लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। लोकतंत्र को अधिनायकवाद बनने से तभी बचाया जा सकता है जब प्रेस स्वतंत्र हो, संसद सवाल पूछ सके, सत्ता के पास उन सवालों का जवाब हो और विपक्ष मजबूत हो। और जब भी मैं इन 21 महीनों के सबसे बड़े सबक के बारे में सोचती हूं तो मेरे दिमाग में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा कथित एक वाक्य आता है कि जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है और जनता की चुप्पी स्वतंत्रता की सबसे बड़ी दुश्मन। आपातकाल में की शुरुआत में जनता की यही चुप्पी सत्ता के दुरुपयोग का कारण बनी, मगर 1977 आते आते जनता के मतों के माध्यम से सत्ता और आपातकाल दोनों ही बदल दिए गए। आपातकाल में यही सबसे बड़ी ऐतिहासिक शिक्षा बनी कि लोकतंत्र में बदलाव का स्तोत्र सदैव जनता की सामूहिक इच्छा होती थी, होती है और होती रहेगी। यहाँ जनता मालिक और सरकार सेवक मात्र है। और अंत में मैं कवि फैज अहमद फैज की कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा बदन है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, बोल के जा अब तक तेरी है। धन्यवाद। सोचिए, आज हमारे पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है और अपनी बात रखने के हजारों तरीके हैं, परंतु अगर ये तरीके हमसे छीन लिए जाएं, हमसे हमारी सवाल पूछने की अभिव्यक्ति छीन ली जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ आज से 50 साल पहले आपातकाल के समय में। आपातकाल केवल इतिहास की एक घटना नहीं थी, वह भारत की आत्मा पर लगाया गया एक अस्थायी लेकिन गहरा घाव था। 25 जून 1975 की वह रात जब देश सो रहा था, लोकतंत्र को जागते जागते कैद कर लिया गया। आपातकाल परिस्थितियों की मांग थी ऐसा कहा गया, परंतु क्या बताइए कि कोई भी परिस्थिति लोकतंत्र से ऊपर रखी जा सकती है। लाखों लोग जेल में डाल दिए गए, प्रेस को आदेशों से बांध दिया गया, अखबारों में ताले लग गए और सत्ता को संविधान से ऊपर रखा गया। माननीय सदस्यों, लोकतंत्र की असली परीक्षा शांत समय में नहीं अपितु संकट के समय में होती है। आपातकाल ने हमें यह सिखाया कि सिर्फ चुनाव का होना ही लोकतंत्र नहीं है। जब सवाल पूछने की आजादी छीन ली जाए और लोकतंत्र केवल नाम का रह जाए तो यह लोकतंत्र के लिए संकट का समय है। भारत की जनता से, परंतु 1977 में भारत की जनता ने उम्मीद का एक दीप जलाया और उन्होंने अपने वोट के जरिए सत्ता को यह दिखाया कि जनता सदैव सत्ता से ऊपर है। आज 50 साल बाद हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र खतरे में होने से पहले कमजोर किया जाता है। जब सवाल पूछना गलत लगे, आलोचना असहनशीलता कही जाए और असहमति को राष्ट्र विरोध बताया जाए,
तो इतिहास हमें चेतावनी देता है कि लोकतंत्र खतरे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपातकाल को याद रखना किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत का लोकतंत्र फिर कभी अंधेरे में ना जाए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने का एक तरीका है, और संविधान हमारी धरोहर है और इस धरोहर की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय। ये चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन में कुछ खुद हाथ से आग लगाते हो। इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। मानवर, यह पंक्तियां उस कष्ट की पंक्तियां हैं, यह पंक्तियां उस वेदना की पंक्तियां हैं, यह पंक्तियां उस विरोध की पंक्तियां हैं जो 21 माह तक इस भारत के रहने वाले भारतीय जनमानस ने झेली। मानवर, आपातकाल कोई तारीख नहीं थी, यह लोकतंत्र पे सीधा हमला था। अखबारों की स्याही सुखा दी गई, सत्य सत्ता के सामने मुकदर्शक बनकर रह गया और बिना अपराध के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, छात्रों को, जनसेवकों को जेल में ठुसा दिया गया। तो मानवर, यह लोकतंत्र तो नहीं था, यह लोकतंत्र के लहूलुहान सिंहासन पर बैठी तानाशाही थी, जिस तानाशाही ने 25 जून 1975 को इस भारतीय परिपाटी के वक्षस्थल पर खंजर के रूप में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 25 जून 1975 की रात्रि रेडियो पर एक घोषणा कि माननीय राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु माननीय, यह पंक्तियां सांत्वना की पंक्तियां नहीं थी, यह पंक्तियां उस लोकतंत्र की हत्या की पंक्तियां थी, जिस लोकतंत्र की हत्या को इस भारत ने 21 माह तक झेला। जब हम कानूनी प्रावधानों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, अनुच्छेद 21 जहां जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 जहां समानता का अधिकार था, उसे फांसी चढ़ा दिया गया। मानवर, यहां तक कि जिन भारतीय जनमानस के लोगों को जेल में ठूसा गया, उन्हें न्यायालय जाने के अधिकार से भी वंचित किया गया। और माननीय, जो संविधान का अनुच्छेद 74 हमें कैबिनेट की सलाह के माध्यम से किसी नियम, किसी प्रावधान को लागू करने की योजना देता है, उसका भी हमने आपातकाल में किया गया। माननीय, उन मासूम बेटों का क्या दोष था जिनकी मां की लाशें नहीं मिली, जिनके पिता को उनके बाल पकड़ के घसीटा गया और जेल में डाला गया। तो 21 माह के पश्चात पूरा भारतीय जनमानस एक साथ खड़ा उठा और लोकतंत्र को हम पुनर्स्थापित कर सके। कश्मीर के केसर की क्यारी से कन्याकुमारी के चंदन की घाटी तक पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और आवाज दी वंदे मातरम, और आज हम उसी वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहे हैं। या हमारे भारत की सांस्कृतिक परंपरा का परिचायक ही। अंत में 4 पंक्ति से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उठो साथियों, हमको तुमको युग के व्यवधान बदलने हैं, हैवानी चट्टानों पर सोते इंसान बदलने हैं और बदलने हैं पूजा के सामान। अभी तक इन सबने हमको तुमको मिलके पूजा के पाषाण बदलने हैं, पूजा के पाषाण बदलने हैं। भारत में लोकतंत्रम तथा रुदितम, अर्थात जहां पे स्वतंत्रता का खनन होता है वहां पर लोकतंत्र मौन हो जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं शौर्य पांडे आज आप सभी के समक्ष आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पे कुछ चर्चा करने आया हूं। माननीय सभापति महोदय, जब सत्ता में अन्याय का वस्त्र विधि कहलाने लगे और सत्ता मौन को अनुशासन का नाम दे, तो समझ लीजिए यह हस्तिनापुर है, जहां प्रश्न यह नहीं होता कि द्रौपदी का चीर कौन हर रहा है, परंतु प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है कि भीष्म, द्रोण और विदुर मौन क्यों है। और यही मौन आपातकाल का सबसे बड़ा और भयावह रूप बनता है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में ना तो आरोप लगाने आया हूं, ना तो इतिहास से बदला लेने। I stand here today not as representative of any political party, but as a vigilant custodian of the Constitution. मैं यहाँ आया हूं इतिहास से वोट लेने। आपातकाल कोई बंद अध्याय नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक
चेतावनी पत्र है। आज हम सब आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर यहां पर एकत्रित हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, परंतु यह बहस अतीत वर्तमान की है ही नहीं, यह बहस है सत्ता बनाम संविधान की। माननीय कहते हैं आपातकाल संवैधानिक था, मैं सहमत हूं, वह संवैधानिक था, पर मैं यह पूछना चाहता हूं, हर संवैधानिक कार्य लोकतांत्रिक भी होता है। संविधान केवल धाराओं का संग्रह नहीं है, संविधान एक नैतिक संहिता है, और जब उसकी आत्मा को स्थगित किया जाए तो वह आपातकाल कहलाता है। 25 जून 1975 वह राज्य जब संविधान जीवित था, परंतु लोकतंत्र मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर पहरे बैठा दिए गए और असहमति को राज्य विरोधी मानसिकता घोषित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र बंदूक से नहीं मरता, तानाशाही से नहीं मरता, वह धीरे धीरे मौन से मरता है, और यही मौन आपातकाल घोषित करता है। जिस राष्ट्र ने स्वतंत्रता संघर्ष, असहमति और सत्याग्रह से लड़ा हो, उसी राष्ट्र में असहमति को देश विद्रोहता का संहार किया गया। यही आपातकाल का सबसे भयावह पक्ष था। Let us be clear, when power suspends right, when dissent is criminalized, and when institutions fall silent, democracy maintains its structure. आपातकाल ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र को खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, परंतु आंतरिक निरंकुशता से है। कहा जाता है आपातकाल में अनुशासन आया, विकास हुआ। मैं सहमत हूं। मैं और विनम्रता से यह भी कहना चाहूंगा, अनुशासन भय से नहीं आता, वह आता है विश्वास से। अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा। धर्म सत्ता से बड़ा रहे, यही कृष्ण का सार है, जहां सत्ता धर्म बने वहीं होता संहार है। जय संविधान, जय लोकतंत्र। स्वातंत्र्यस्य रक्षकः, only the constantly aware become the protectors of freedom. Greetings everyone, I am Faroza Akmar, a BA third semester student from RMPPG College, Sitapur. And today I want to speak to you very simply, very honestly, almost like we're having a real conversation about something that concerns all of us. Because 50 years of the emergency is not just a topic, it is a reminder. Let's imagine this for a second. You wake up one day and suddenly freedom has no sound. Newspapers cannot print truth, people cannot speak freely, leaders are arrested, and rights disappear like they never existed. This is what India lived through in 1975. The emergency lasted 21 months, but the lessons from those months should last forever. So here comes our first lesson. Freedom needs awake citizens. If we are not alert, we cannot protect our freedom. During the emergency, India learned how quickly rights can be taken away, how silence can become a weapon, and how important it is for citizens to stay aware. Democracy that fears criticism, already insecure of its own legitimacy. With this question today, I, Zaina Javed, got the privilege of speaking about a chapter that reshaped Indian democracy. 50 years ago, on 25th June 1975, our democracy hit a brick wall called the emergency. 21 months where dissent died, where press was muzzled, rights were erased. It wasn't just a political crisis. It was a moral test, and thankfully we passed it. But let's be honest, we almost didn't. Because when the national emergency was declared, it wasn't just the laws that was suspended. It was trust. The fact that it happened within a constitutional framework. People vanished into jails without trials. Newspaper printed blank spaces instead of editorials. Families were torn apart, not by war, but by government decree. Yet, and this is the key, the spirit of India refused to die. Judges wrote dissenting judgments, journalists printed underground pamphlets, students marched, mothers protested, and in 1977, the people spoke louder than any decree. They voted the regime out. So what we learned from them is, institutions are our anchors, judiciary, press, election commissions, they protected us. And now it's our time to protect them. That dissent is democracy's strength. Silence helped tyranny. So today, questioning is our duty, not defiance. That elections are not rituals, they are revolutions.
1977 already proved that ballot can overturn any throne, and that the Constitution isn't a document, it's a promise. Article 352, it was meant for crisis, not for convenience. जैसे गान को गाकर अपने देश की आजादी पाई हो, उस देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संयोग तो है, लेकिन विडंबना का विषय है। मानवर, यदि मैं आपातकाल को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करूं, तो जिस प्रकार उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले किसी स्वतंत्र पक्षी को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, उसी प्रकार आपातकाल में देश को, देश के नागरिकों को सीमाओं में कैद कर दिया जाता है। मानवर, जिस देश ने विभाजन की विभीषिका सही, जिस देश ने पहले से 2 आपातकाल देखे, यानी चीन से युद्ध होने के कारण 1962 से 68 तक का आपातकाल, दूसरा आपातकाल पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण 1975 से लेकर 1977 तक, महोदय विषय पर दृष्टिपात करते हुए ये कहना चाहता हूं, विडंबना तो तब है जब देश दूसरा आपातकाल झेल रहा था, उसी समय अपनी विधायी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन सरकार ने 1975 में अनुच्छेद 352 में 9वां खंड जोड़ करके राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान कर दी कि यदि देश में किसी आधार पर पहले से आपातकाल चल रहा है, तो हम किसी अन्य आधार पर भी आपातकाल लगा सकते हैं। महोदय, संवैधानिक उपबंधों के साथ खिलवाड़ किया गया। देश और कार्यपालिका, विधायिका ने कार्यपालिका को इस बात का समाधान किया कि देश में आपातकाल को लगाने की आवश्यकता है, और कार्यपालिका ने आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र के तीसरे आधार स्तंभ न्यायपालिका को सीमित करने का प्रयास किया, और अनुच्छेद 352 का प्रभाव जो 358 में हमको दिखता है, यानी अनुच्छेद 19 जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनकर लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ मीडिया को भी बंदिश में रखने का कार्य किया गया। यह देश के लिए सबसे बड़ा विडंबना का विषय है। महोदय, उस समय सिर्फ हमारे संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन ही नहीं किया गया, ऐसे कानून पारित किए गए जिसने अनुच्छेद 20 और 21 की स्वतंत्रता को छीन लिया। और जब अनुच्छेद 359 में इस बात का 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद उच्चतम न्यायालय ने एम.ए. पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 पर कोई निर्बंधन नहीं लगेगा, तब आपातकाल जैसे उस काले अध्याय को आज हम इस चर्चा के माध्यम से कोस रहे हैं। वाणी को विराम करते हुए यही कहना चाहूंगा कि जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। यानी इसका मतलब हम अपने संविधान को जाने, हम अपने लोकतंत्र को जाने और अपने संविधान की रक्षा करें, जिससे आपातकाल जैसा दौर कभी ना आए। धन्यवाद। And what it warns us against even today. The emergency was proclaimed under Article 352, citing internal disturbance. Yet no war was fought, no rebellion erupted. Instead, fundamental rights under Article 19 was supposed. And even the right to life and personal liberty under Article 21 was effectively denied. As upheld in the infamous ADM Jabalpur case 1976, for the first time the judiciary failed to protect citizens against the state. उपस्थित माननीय सभी गणमान्य सदस्यों और मेरे सभी साथियों को मेरा नमन। एक पिता रात को दरवाजे पे खटखट की आवाज से जाग जाता है। दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस के पास ना कोई वारंट था, ना ही कोई वजह था, तो बस एक आदेश। बेटा पिता से पूछता है कि पापा आपने क्या किया, पापा आपने क्या किया? तो वह पिता अपने बेटे से बोलता है कुछ नहीं, बस सोचा था। और तारीख फिर वही तारीख थी 25 जून 1975 की। इतिहास में कभी कभी एक तारीख इतनी भारी हो जाती है कि उसका बोझ सदियां उठाती हैं। और आज हम सभी उस दिन के इतिहास की बात करने आए हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया था। जब सोचने पर सजा मिलने लगे तो यह समझ जाइए कि देश नहीं बदला है, बल्कि सत्ता डर गई। आज के समय में सबने इमरजेंसी के बारे में बात कही, लेकिन क्या सबको आज ये लगता है कि 75 में जो आपातकाल लगा वो सही में नेशनल सिक्योरिटी की वजह से लगा? सच तो यह था महोदय कि 1975 में जब सत्ता के प्रति आक्रोश बढ़ गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तहत जिसके अनुसार सत्ता में 1971 के हुए चुनावों में गलत तरीके से सत्ता आई थी, जब ये लगा कि उनकी सत्ता छिनने वाली है तो सत्ता की जगह आपातकाल आ गया। आज आपातकाल को 50 साल तो हो चुके हैं और देश बहुत बदला है, पर 1975 से 77 तक
जो 1 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई, संस्था और संसद को सिर्फ एक मोहर बना दिया गया। क्या वह बाबा राव अंबेडकर के दिए गए संविधान में 19(1)(a) का उल्लंघन नहीं था, जो भारतीय नागरिक को कुछ भी सोच सकने, कुछ भी समझ सकने की शक्ति देता था? सच तो यह है महोदय कि जब सत्ता को अपना प्रभुत्व दिखाना होता है तो कानून महज एक कागज रह जाता है और लोग सिर्फ आंकड़े। रात को पूरी दुनिया सो रही थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री उन्हीं की पुत्री उसी स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। गौरवशाली लोकतंत्र के प्रभुत्वजन, साथ ही प्रतिभागी व इस सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए मैं भूमिका सिंह प्रस्तावित विषय आपातकाल के 50 वर्ष व भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक पर वक्तव्य हेतु उपस्थित हूँ। आपातकाल भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे दुखद, दुर्दांत और कलंकित अध्याय। यह उसकी अर्ध शताब्दी, जिसमें सर्वविदित है कि भारत अनादिकाल से लोकतांत्रिक परंपरा का संवहक राष्ट्र रहा है। वैदिक काल में सभा समितियों से लेकर वैशाली के गणराज्य तक, कर्नाटक में भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपों से लेकर चोल राज्य में चुनी हुई ग्राम सभाओं तक, इतने मजबूत आधार इसके प्रमाण है। परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस को केवल संवैधानिक दृष्टि से नहीं बल्कि विधायी, कार्यपालिका, मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ध्वस्त करते हुए न्यायपालिका, संविधान, संसद को पूर्णतः दरकिनार करके 48 अध्यादेश लाए गए और विधायिका का तो ऐसा मजाक उड़ा कि लोकसभा के कोरम तक को समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के समय भारतीय संविधान की बहुआयामी हत्या करते हुए 25वें, 38वें, 39वें और 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करके सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। और हद तो तब हो गई जब अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 को निलंबित करके जनता के मौलिक अधिकार तक भी जब्त कर लिए गए। उस दौरान देश ऐसी कई दुर्दांत ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, लेकिन इमरजेंसी वह समय कई बड़े सबक भी पीछे छोड़ गया। शासन व्यवस्था में अधिनायकवाद की हार इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक है। उस दौर ने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों में रक्षा, नियंत्रण एवं संतुलन के महत्व को और मजबूती मिलने का कारण दिया। साथ ही न्यायपालिका की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं पर बहस को भी नया जन्म दिया। इमरजेंसी के काल के बाद भारतीय राजनीति और परिपक्व होती नजर आई और उस बाद दौर प्रतिक्षण एक गंभीर स्मृति बनकर हम सबको लोकतंत्र का रक्षक बने रहने को प्रेरित करता रहा। अंततः वैचारिक पटाक्षेप से पूर्व निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है कि उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत-शताकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे क्लेमिंग टू बी डेमोक्रेटिक देश की जहां एक रात में संविधान चुप करा दिया जाए, आपकी आवाज अपराध बन जाए और लोकतंत्र पर ताले जड़ दिए जाएं। 25 जून 1975 केवल एक तारीख नहीं, एक ऐसी काली रात थी जहां जागी हुई सत्ता ने लोकतंत्र को 21 महीने के लिए सुला दिया। Greetings to Honorable Speaker, respected dignitaries, and all my fellow participants. Today, I, code number 24, rise to speak not just on a topic but on a warning written in blood, fear, and silence of 1975. Because emergency was not just an event, it was a 21-month-long attack on the soul of Indian democracy. मैं पूछना चाहूंगी, didn't democracy die when more than 1 lakh people were arrested without bail? Fundamental rights snatched vigorously, freedom of speech silenced completely, and opposition leaders jailed without bail. मैं मूलतः सीतापुर जनपद से हूँ। बाकी मैं शिक्षा के नाते लखनऊ रहना होता है और अभी मैं परा स्नातक की छात्रा शिया पीजी कॉलेज में 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं। मैं अभी 4th सेमेस्टर शिया पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। MA पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है। आज आप यहाँ आई थी, किस प्रोग्राम में आई थी और क्या आपका? ये केंद्र सरकार द्वारा युवा संसद, मतलब युवाओं को सरकार के साथ, लोकतंत्र के साथ और ज़्यादा एंगेज करने के लिए ये
कार्यक्रम कराया जा रहा है। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, पहले नोडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर केंद्रीय स्तर पर। इस बार ये जनपद स्तरीय शुरुआत है इसकी। तो आज यहाँ पे सीतापुर जनपद के सभी प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए थे। यहाँ से 10 उसमें से सेलेक्ट होके फिर वो राज्य स्तर पे जाएंगे, उसके बाद वो केंद्रीय स्तर पे जाएंगे। किस कॉन्सेप्ट पर? आज की बहस और आज के ये युवा संसद का विषय था आपातकाल के 50 वर्ष और इसके भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। मैं अपने कॉलेज सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज आई थी और मैंने यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसका टॉपिक 50 years of emergency lessons for Indian democracy था। And it was very fun and very interesting and very motivating as well. हम सब ने आज जो है आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनसे मिली सीखों के बारे में आज यहाँ पर बात की और यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हर नागरिक अगर इसी तरीके से, जैसे हम आज एक कंपटीशन के रूप में तो जागरूक हैं, पर अगर हर नागरिक अपने इतिहास के बारे में ऐसे ही जागरूक रहे तो मेरे ख्याल से ये इतिहास कभी अपने आप को नहीं दोहराएगा। और यही विडंबना ये कि जब आपातकाल लगा तो कहते हैं कि राष्ट्रहित के लिए लगा आपातकाल, लेकिन मौन होना या आज्ञाकारिता वो मेरे ख्याल से राष्ट्रहित नहीं होता है। और अगर हम यही विडंबना पहचान जाएं तो ये इतिहास कभी अपने आप को नहीं दोहरा पाएगा। तो मेरा नाम सिद्धि मिश्रा है और आज हम लोग यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट के से रिलेटेड उसमें पार्टिसिपेशन किया है हम लोगों ने। हम लोग का टॉपिक था 50 years of emergencies और उससे हम लोगों ने क्या क्या लेसन लर्न किए। यहाँ पे आके मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा लगा। एवरीवन वाज सो गुड, सब ने बहुत अच्छा अपने अपने पॉइंट्स रखे। ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव था एंड आई लव्ड इट। मैं बोलना चाहूँगा कंपटीशन वाज अ टफ साइड, सब कांटे की टक्कर थी, काफ़ी बेहतर था, अच्छा लगा देखकर, एक्सपीरियंस मिला और ये पता चला कि क्या कंपटीशन एक बिग लेवल पर और कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच। एंड इसी के साथ मैं चाहूँगा अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज़ अब की बार ज़रूर पार्टिसिपेट करना। थैंक यू। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ ने विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करने की बात कहते हुए प्रेरित किया। एक बहुत चिंता की बात डॉक्टर दया शंकर श्रीवास्तव जी ने जो आपके सामने रखी, अभी आप लोगों ने फेस किया है कोरोना काल में। सिर्फ ऑक्सीजन के लिए कितने लोगों की जानें चली गई और वहीं घूम करके आ रहे हैं जो उन्होंने जोर दिया, हम प्रकृति जो हमारा जीवन है उसको हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। दूसरा, हम कब तक ये बातें करते रहेंगे कि हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे बाबा वैसे थे। ठीक है, बाबा ने अगर गलती की है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन गलतियों को आत्मसात या उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर हमने इमरजेंसी का दौर झेला है तो हम पूरी कोशिश करें कि ये दौर ना आए, लेकिन उसको लेकर के हम भय का माहौल बनाए से बेहतर है कि ऐसी नौबत ही ना आने दें। ये आज के परिवेश में मैं इसलिए कह रहा हूं, जब किसी भी दल को सत्ता मिलती है तो जिनके दम पर उन्हें सत्ता मिलती है वो शायद भूल जाते हैं। कुछ निर्णयों को अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर तो लगता है कि जो शासक है वो कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाता है। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, अभी बहुत सारी बातें हुई कि इमरजेंसी में क्या कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले हम एक उदाहरण देंगे आपको, एक किसान आंदोलन हो रहा था और सरकार की नाक के नीचे हो रहा था और सरकार के निर्णय के विरोध में हो रहा था। तो क्या हमारा दायित्व या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि अगर कोई चूक हुई है सरकार से तो उसको मान ले, या कहीं पर भी निर्णय में गलती हुई तो मान ले। कितने लोगों की जानें चली गईं, आप लोगों ने देखा होगा। कितना लंबा आंदोलन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। आज भी हम बहुत सारे निर्णय नोटबंदी का ही ले लें अगर, तो कैसे निर्णय हुआ, कितने लोगों को लाइन में लगना पड़ा, कितने लोगों की जान चली गई। हमारा कहने का मतलब है आपने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया, ये तो बात की बात।
जिनके लिए निर्णय लिया क्या उनको बताया? या आज हमारी कितनी जवाबदेही है? तो कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब यह है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में हम लोक की बात पहले करें, तंत्र बाद में होना चाहिए, लेकिन तंत्र का प्रयोग पहले नहीं करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को प्रदूषण रोकने के साथ देश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। बच्चों में जो युवा सांसद कार्यक्रम है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और जिस हिसाब से बच्चों में एक जोश है और जिस हिसाब से उन्होंने विषय की मौलिकता को देखते हुए जिस हिसाब से अपना भाव रखे हैं, ये हमारे भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज युवा हमारा बहुत ही सजग ही बहुत ही जिम्मेदार हो गया है, और जिम्मेदारी हमको सबको निभानी है, देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, ये हमको सजग रखना होगा। और ये एक बहुत बड़े एक तरह से संदेश हमारे देश के लिए है कि युवा जब जागृत होकर के अपनी बात रखता है और दूसरों को जो है सुनता है, श्रोता भी बनता है, और संसद में यही होता है कि हमको सुनना, एक लिसनर होना एक बहुत अच्छी बात है, जिसका कि आज सभी जितने भी प्रतिभागी थे उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुति दी और एक दूसरे की बातों को सुना। तो निश्चित तौर पे ही ये हमारे एक सुखद भविष्य के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है, और मैं ढेर सारी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जीडीसी सीतापुर के असिस्टेंट प्रोफेसर शेखर सिंह ने युवा संसद के आयोजन पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस यूथ पार्लियामेंट में आज का जो आयोजन रहा बहुत ही अच्छा रहा, और तमाम कॉलेजों से, लखनऊ के सिया कॉलेज से भी बच्चे आए थे, इस जनपद के तो हर कोने से बच्चे आए थे, और बच्चों ने आपातकाल के विभीषिका के बारे में अपने जो उद्गार व्यक्त किए, जो आज की जनरेशन 50 साल पहले के इस आपातकाल के बारे में जो सोच रखते हैं, उससे हम भी लाभान्वित हुए, और अपने इतिहास से सबक सीखते हुए आज के बच्चे उस चीज़ को भुलाकर एक नए रास्ते पर भारत को ले जाने के लिए जिन्होंने आज संकल्प दिखाया, ये बहुत ही बच्चों के लिए प्रेरणा और सराहनीय रहा। मेरा नाम शेखर सिंह है, मैं जीडीसी सीतापुर में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आरएमपी डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि आज का युवा ही भारत को नए रास्ते पर ले जा सकता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की महत्ता बताने के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुनते हैं। ये आज का जो युवा कार्यक्रम था, युवा संसद का कार्यक्रम, में बहुत शानदार कार्यक्रम था। इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने विचार रखे डेमोक्रेसी पर, और युवा अगर इस तरीके से डेमोक्रेसी को अपने विचार रखते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे, तो भारतीय जो राजनीति है या भारतीय जो संविधान है उसको संरक्षण करने में, लोगों के अधिकारों को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप जूरी के रूप में आप सबसे आप किसको अच्छा मानेंगे, और युवाओं को मतलब आप बहुत सारे युवा, चूँकि जूरी के रूप में एक निर्णय देना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि समस्या ये होती है कि युवाओं के जो विचार होते हैं उसमें कई तरीके के कंटेंट दिए गए होते हैं कि आप कंटेंट को लेकर के क्या निर्णय देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कंटेंट बहुत शानदार था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो उस तरीके से नहीं था। बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, लेकिन उनके जो कंटेंट था वो बहुत बेहतर नहीं था। तो कुल मिलाकर के बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, और ये प्रयास बहुत शानदार है। इस तरीके से प्रयास होते रहने चाहिए ताकि युवाओं में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बनी रहे, और यही देश के हित में है। मेरा डॉक्टर अरविंद कुमार, मैं आरएमपी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, राजनीति विज्ञान विभाग में। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के प्राचार्य फादर प्रशांत ने युवा संसद के आयोजन को लेकर कहा कि आजादी क्या है, इसे युवा समझे। हेलो एवरीवन, आज सीतापुर जिले का युवा संसद इधर आयोजित किया जा रहा है, और हमें इसमें बड़ी प्रसन्नता है, और प्रतिभागिता भी बहुत अच्छी है। कुछ 10 से ज़्यादा कॉलेजों से विद्यार्थी आए हैं, अच्छी तरह बोल रहे हैं, और हमारी आशा है कि इस प्रतिभागिता के द्वारा विद्यार्थियों में जागृति हो जाए। आपातकाल के सिलसिले में बातचीत हो रही है, और युवा संसद लगाया गया है। आशा है कि युवा लोग समझे
क्या है स्वतंत्रता, आज़ादी क्या है और आज़ादी को सक्षम रखना किसकी जिम्मेदारी है, और खुद ये समझकर अपनी जिम्मेदारी लेकर हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें, ये हमारी आशा है। और सरकार शासन की तरफ से ये कदम बहुत ही अच्छा है और आशा है कि ऐसे हर साल कुछ न कुछ मुद्दे पर बातचीत होती रहेंगे और इससे विद्यार्थियों में जागृति पैदा होगी। कार्यक्रम अधिकारी व पीओ एनएसएस डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने युवा संसद के आयोजन की जानकारी देते हुए आई इंडिया को बताया। आज डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट है, विकसित भारत युवा पार्लियामेंट है। इसका उद्देश्य है कि हम युवाओं में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के एक मंच प्रदान किया है विकसित भारत के जरिए से, और इसमें 18 से 25 वर्ष के युवा प्रतिभाग कर रहे हैं और विभिन्न कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और वो अपने विचार को 50 Years of Emergency, A Lesson for Democracy ये विषय है जिस पर कि अपने विचार वो व्यक्त कर रहे हैं आज हमारे बीच में। युवा संसद में शैलजा मिश्रा, फिरोज अख्तर, भूमिका सिंह, सक्षम श्रीवास्तव, जैना जावेद, अंजलि श्रीवास्तव, इला मिश्रा, सिद्धि मिश्रा, सौम्या, सुरभि मिश्रा, शाब्दी अग्रवाल, मुदित मेहरोत्रा, केशव सिंह कुशवाहा, अमन कुमार त्रिपाठी, अलककांत श्रीवास्तव आदि प्रतिभागियों ने ओजस्वी भाषण दिया। कार्यक्रम में शिक्षक डॉक्टर कुश कुमार पटवा, मोहित श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा, सोनाली, श्रद्धा, एनएसएस के स्वयं सेवक सौम्या, आयुषी वर्मा, वैष्णवी, शिवम, कुलदीप, वरुणकांत, सुमित आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने बताया कि युवा संसद के प्रतिभागियों का परिणाम जनवरी के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। युवा संसद के विजयी प्रतिभागियों को प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र प्रखर सहाय श्रीवास्तव ने किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।